नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर बात करेंगे। और हम जिस तरीके से आज हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो हिस्ट्री का एक एडवांस लेवल होगा। अगर आपको इसमें से चीज़ें आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही है तो मुझे लगता है ये आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। या तो कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेट करने में मदद करेगा, या फिर डायरेक्ट भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम एक अलग तरीके से आज हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ें है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बताने वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर बता दूंगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में आप सबको पता है, लेकिन आपको कुछ सूचनाएं हैं वो मैं दे देता हूँ कि संविधान सभा हमारी जो थी उसमें 82% जो सदस्य थे वो कांग्रेस से थे। तो ज़्यादातर लोग कौन थे? कांग्रेस के ही थे। और मुस्लिम लीग जो था उसने यहाँ की शुरुआती बैठक जो थी उसका बहिष्कार किया था। अगला, जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका विरोध किस किसने किया था? तो कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां थी जिन्होंने इसका विरोध किया था, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा हो गई, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अगला है, कुछ पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में जान लेते हैं, जैसे द हिंदू। द हिंदू सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है किसने निकाला था ये? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इन्होंने दो पत्रिकाएं निकाली थी, एक तो द हिंदू और दूसरा स्वदेश मित्रन। स्वदेश मित्रन और द हिंदू किसने निकाला था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। अगला है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका कब आया था? 1868 में आया था। और अमृत बाजार पत्रिका का नाम आते ही आपके दिमाग में घूमना चाहिए शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, या घोष बंधु। ठीक है, अमृत आते ही आपके दिमाग में घूमना चाहिए घोष बंधु। अमृत बाजार पत्रिका घोष बंधु किसने निकाला था? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। अगला है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर, ठीक है, तो इंडियन मिरर नाम से पत्रिका किसने निकाली थी? मिरर किस काम में आता है? केस संवारते हैं ना उसमें, तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, मैं आपको यहाँ कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर कोई चीज़ें मेरे को लग रहा है कि इजीली आपको याद हो सकती है तो मैं उस तरीके से कुछ बातें भी कर दूंगा। इंडियन मिरर, तो मिरर में क्या करते हैं? केस संवारते हैं, तो केशव चंद्र सेन हो गया और देवेंद्रनाथ टैगोर हो गया। ठीक है, अगला है वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया ये सबको पता है, इजी है, दादा भाई नारोजी ने ये पत्रिका निकाली थी। ठीक है, तो आपको ये मिलान में दे सकता है, तो याद रखना है। अगला है सुगोली की संधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुगोली की संधि जो है वो भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? ये 1816 में हुई थी। ठीक है, और इसमें कुछ शर्तें थी जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था। कमायूं और गढ़वाल जो ज़िला है वो अंग्रेज़ों को दे दिया था, और नेपाल ने सिक्किम जो है अंग्रेज़ों को सौंप दिया था सुगोली की संधि के अंतर्गत, और तराई क्षेत्र पर दावा भी छोड़ दिया था। ठीक है, तो सुगोली की संधि 1816, भारत नेपाल, और इसमें क्या हुआ था? नेपाल जो है वहाँ पे रेसिडेंट रखना स्वीकार कर लिया था, और नेपाल में जो कुमायूं और गढ़वाल का इलाका था वो अंग्रेज़ों को दे दिया था, और नेपाल ने जो है सिक्किम भी अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। ठीक है, तो सुगोली की संधि याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शशिपाद बनर्जी की। तो शशिपाद बनर्जी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है एक तरीके से। शशिपाद बनर्जी, कई लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता होगा, है ना? तो आपको याद रखना है, शशिपाद बनर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो क्या किया था, इसके काम जान लेते हैं। एक तो इसने गर्ल्स स्कूल्स खोली थी और विधवा गृहों की स्थापना की थी। बंगाल में इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे, और 1861 में ये ब्रह्म समाज से भी जुड़ गए थे। और जिनके लिए इनको जाना जाता है वो है वर्किंग मैंस क्लब की स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है वर्किंग मैंस क्लब की स्थापना किसने की? तो ये की थी शशिपाद बनर्जी ने। और एक और है, इन्होंने एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था श्रमजीवी। तो श्रमजीवी नाम से पत्रिका किसने निकाली थी? शशिपाद बनर्जी ने, ध्यान रखना है। और अगला है कि ये टेम्परेस आंदोलन और मेरी कारपेंटर के भी सहयोगी थे। टेम्परेस आंदोलन के सदस्य थे ये, और मैरी कारपेंटर के सहयोगी थे। तो शशिपाद बनर्जी आप
देख सकते हैं कौन थे ये, एक तरीके से समाजवादी नाम लग रहा है ना। तो श्रमजीवी पत्रिका निकाली थी इन्होंने, वर्किंग मैंस क्लब निकाला था इन्होंने, सामाजिक सुधार के लिए कार्य किए थे इन्होंने गर्ल्स स्कूल्स खोले थे, विधवा गृह खोले थे, और ब्रह्म समाज से भी ये जुड़ गए थे। तो शशिपाद बनर्जी याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है इनकी, या तो इनकी पत्रिका के बारे में पूछा जाएगा, श्रमजीवी पत्रिका शशिपाद बनर्जी, या फिर पूछा जाएगा वर्किंग मैंस क्लब जो है उसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी, आपको ये भी ध्यान रखना है, 1870 में की थी वर्किंग मेंस क्लब, ठीक है। और ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे ये, और मेरी कारपेंटर के सहयोगी थे, और टेम्परेंस आंदोलन था एक, उसके भी ये सदस्य थे, ठीक है। शशिपाद बनर्जी हो जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं, देखो एक करंट का क्वेश्चन है तो मुझे अच्छा लगा, तो मेरे को लगा यहाँ पे डाल देना चाहिए, तो आप याद रख सकते हैं। इस चीज़ से बाहर है ये थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ऐसे 4-5 क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। एमपीएलएडी का जो कार्यान्वयन मंत्रालय है, वो आपसे अगर मैं पूछूँ तो आपको बताना है सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, नील विद्रोह। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नील विद्रोह कब हुआ था। नील विद्रोह का जो टाइम है वो है 1857 की क्रांति थी उसके बाद में, कब है, 1859 और 60 में, ठीक है। तो हुआ क्या था, जो बागान मालिक थे उन्होंने काश्तकार जो थे उनको नील उगाने के लिए बाध्य किया था, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पे लठियाल कौन होते थे, सशस्त्र अनुचर होते थे। तो इन्होंने बाध्य किया रैयतों को, रैयत बोलते हैं किसान को, उन्हें नील की खेती के लिए बाध्य किया। तो इसका उन्होंने विरोध किया, और जो है इसका नेतृत्व किया था दिगंबर और विष्णु विश्वास ने, दिगंबर और विष्णु विश्वास ने, ठीक है। और कालारेव का मजिस्ट्रेट था हेमचंद्र, मजिस्ट्रेट कौन थे इस टाइम पे, हेमचंद्र, ठीक है। तो हेमचंद्र ने क्या किया कि उन्होंने बोल दिया कि रैयत अपनी मर्जी से फसल उगा सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई बार ऑप्शन आता है कि जो नील विद्रोह था उसमें ईसाई मशीनरियों ने किसानों को सहयोग किया। तो हम कई बार सोचते हैं कि ईसाई मशीनरियाँ है तो किसानों का सहयोग क्यों करेगी, बेसिकली अंग्रेज़ों का सहयोग करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि इसमें जो ईसाई मशीनरियाँ थी उन्होंने किसानों का सहयोग किया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इससे आपको एलिमिनेशन में मदद होगी। अगर नील आयोग ने बागान मालिकों को दोषी ठहराया, नील आयोग बनाया उसके बाद तो उन्होंने बागान मालिकों को दोषी ठहराया, और बाद में स्थिति संभल गई थी यहाँ पे, है ना। तो नील विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट पता है आपको, 59-60 के आसपास ये शुरू हुआ था। नेतृत्व किसने किया था, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास ने। और क्या हुआ था इसमें, बागान मालिकों ने रैयतों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए उकसाया था, मतलब बाध्य कर दिया था, सॉरी। और कालारोवा के एक मजिस्ट्रेट थे, कौन थे, हेमचंद्र, पूरा नाम हेमचंद्र कर था इनका। तो हेमचंद्र ने घोषणा की कि रैयत अपनी मर्जी से फसल उगा सकते हैं। और इस आंदोलन में जो ईसाई मशीनरी थी उन्होंने भी रैयतों का क्या किया था, सहयोग किया था, ठीक है। अगला कैबिनेट मिशन के बारे में जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन एक मुद्दा था जिस पर ये लोग सहमत नहीं थे, और वो थे कि संविधान सभा के गठन की अंतरिम सरकार पर ये लोग सहमत नहीं हुए थे, ठीक है। अगला है करंट का क्वेश्चन है, HS-200 रॉकेट बूस्टर। तो क्या है ये, हम लोग गगनयान भेजने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। तो उसके लिए एक ठोस रॉकेट बूस्टर बनाया है, और उसका नाम रखा है हमने HS-200, ठीक है। और इसका भी परीक्षण किया गया है हमारे यहाँ पे श्रीहरिकोटा में, और केरल में स्थित जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। और 20 मीटर लंबाई है इसकी, और जो S-200 है उसका ये मानव के अनुकूलित संस्करण है, ठीक है। अगला आता है हम लोग गोलमेज सम्मेलन में जो हमारी विभिन्न पार्टियां थी उनका नेतृत्व किस किसने किया था, ठीक है। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो विभिन्न लोग गए थे, दलित भी गए थे, उदारवादी भी गए थे, महिलाएं भी गई थी, तो इनका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो दलितों का तो आप सबको पता है BR अम्बेडकर जी गए थे। अब बात करते हैं उदारवादियों की तरफ से कौन गया था, तो उदारवादियों की तरफ से गए थे तेज बहादुर सप्रू गए थे, ठीक है। और महिलाओं की तरफ से कौन गया था, तो महिलाओं की तरफ से मेरे को 2 नाम देखने को मिलते हैं। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि एनी बेसेंट है, उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था, और एक जगह मैंने पढ़ा है कि जहां आरा शाहनवाज ने इनका नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन में जब गए थे तो दलितों की तरफ से कौन गया था, अम्बेडकर गया था। उदारवादियों की तरफ से
तेज बहादुर सप्रू गया था। जयकर का नाम भी कई बार आता है साथ में इनके, जयकर और सप्रू आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे सप्रू ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और महिलाओं का किसने किया था, एनी बेसेंट ने करा था, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कितने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आप सबको ये पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसको एक बार और बताना चाहिए, तो मैंने बताया आपको, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु भी मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे किसके, बनारस अधिवेशन के। और स्वदेशी का आह्वान इसी अधिवेशन में किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है। तो स्वदेशी का आह्वान हुआ था कहाँ से, बनारस से। और अध्यक्ष कौन थे, जी के गोखले, ठीक है। बनारस अधिवेशन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। अगला, गांव के कुछ धनी किसान थे जिनको क्या कहा जाता था, उनके कुछ लोकल नेम थे। कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि ये लोग कौन थे, जैसे हवलदार आपको नाम दे दिया जाएगा, बरगादार नाम दे दिया जाएगा, एक मंडल नाम दे दिया जाएगा, गाटीदार नाम दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि ये लोग कौन थे। जैसे एक साथ दे देंगे 2-3 नाम, जैसे हवलदार, बरगादार, मंडल, गाटीदार, ये कौन थे, है ना। तो आपको बताना है ये कौन थे, ये किसान थे, जो रिच किसान थे वो लोग थे ये, ठीक है। हवलदार तो हम वैसे पुलिस वालों को भी बोलते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे किसान भी थे। बरगादार, गाटीदार, मंडल, ठीक है। अगला है कारखाना एक्ट की बात कर लेते हैं। पहला कारखाना एक्ट आया था 1881 में, और इसमें हमने क्या, अंग्रेज़ों ने क्या बात की थी इसमें बाल श्रम की समस्या से संबंधित जो समस्याएं थी उनसे निपटने के लिए कार्य किए थे। और 1891 में भारतीय कारखाना एक्ट आया था, इसमें बाल श्रम के साथ साथ महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो कारखाना एक्ट आए थे 1881 और 1891 में, इनमें जो चाय और कॉफ़ी के बागानों में काम करने वाले मजदूर थे उन पर ये लागू नहीं होते थे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, चाय और कॉफ़ी बागानों पर ये नियम लागू नहीं होते थे। नेक्स्ट देखिए, कुछ संस्थाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछा भी गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, है ना, तो ऐसी 2-3 संस्थाएं हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मैं कहूँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नारोजी ने की थी, पुराने आदमी थे। और कहाँ पे की थी इन्होंने की थी लंदन में। कब की थी, 1866 में, याद रहेगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नारोजी, लंदन, 1866। अगला है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। कब की थी, 1875 में। इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, 1875। और फिर आती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। तो ये किसने की थी, सुरेंद्र नाथ और आनंद मोहन बोस ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे थी, दादा भाई नारोजी ने की थी लंदन में। फिर आती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। कोलकाता में किसने की थी, सुरेंद्र नाथ और आनंद मोहन ने, ठीक है। और इंडियन लीग है, ये की थी शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष की पत्रिका का नाम मैं पहले आपको बता चुका हूँ। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष बंधुओं ने एक पत्रिका निकाली थी 1868 में। कौन से निकाली थी, अमृत बाजार पत्रिका। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट, यूएनसीसीडी के ऊपर है ये, तो आपको याद होना चाहिए। को15 जो हुआ था इसका, वो कोटेडी आइवरी में हुआ था। कोटेडी आइवरी में कहाँ पे, अबिदजान में, है। तो ये ध्यान रहेगा, को15, ठीक है। अभी अगला होने वाला है वो सऊदी अरब में होगा। और थीम क्या थी जो को15 हुआ था उसका था भूमि जीवन धरोहर अभाव से समृद्धि की ओर, ठीक है। अब आप यूएनसीसीडी के बारे में आपको ध्यान होगा, ध्यान नहीं है तो आप पढ़ लेना एक बार इसके बारे में डिटेल में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो डेजर्टिफिकेशन वाला है। और आबिदजान, कोटेडी आइवरी, सऊदी अरब में अगला होने वाला है भूमि जीवन धरोहर अभाव से समृद्धि की ओर, ये इसकी थीम थी, ठीक है। 15वां हो गया, 16वां होना है सऊदी अरब में। अगला है धाप नृत्य। धाप नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। धाप नृत्य की खास बात क्या है, देखिए आप, धाप नृत्य पहले तो कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है।
कौन करती है? कंधा जनजाति करती है। उड़ीसा में एक कंधा जनजाति है, वहाँ का एक कोसल क्षेत्र है, वहाँ पे एक जनजाति है, कौन सी? कंधा जनजाति। और कंधा जनजाति है वो करती है। और इसमें क्या होता है, कोविड-19 पर प्रकाश डाला गया है। महिला और पुरुष इसको दोनों करते हैं। और धाप जो होता है ना, एक यंत्र होता है, तो इसमें क्या होता है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है, एक तरफ से खुला होता है और एक तरफ इस पे क्या होता है, जानवर की खाल मड़ी होती है, ठीक है। तो धाप ने की थी। और ये कौन से नंबर का था? हालांकि नंबर पूछा नहीं जाता है, लेकिन बेलगाम का अधिवेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये हुआ था 1924 में। और कौन से नंबर का था? 39 नंबर का था ये, ठीक है। तो 39वां जो कांग्रेस का सम्मेलन था ये 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी गांधी ने, ठीक है। अगला आता है हरिपुरा अधिवेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1938 में हुआ था। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ तक सबको पता होता है, लेकिन इसका नंबर किसी को पता नहीं होता। 51वें नंबर का था ये, ठीक है। तो हालांकि पूछा जा सकता है कि 51वां जो कांग्रेस का समिट हुआ था वो हरिपुरा अधिवेशन था, ध्यान रखना आप, है ना। और 51वां क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। और राष्ट्रीय योजना जो समिति बनाई गई थी उसका गठन किया था नेहरू ने, पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन कौन से नंबर का था? 51वें नंबर का था। बेलगाम कौन से नंबर का था? 39वें नंबर का था, ठीक है। अगला एक समिति और बनी थी, युद्धोत्तर आर्थिक विकास समिति। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय पे 1942 में बनी थी ये युद्धोत्तर आर्थिक विकास समिति। और ये बनाई थी भारतीय पूंजीपतियों ने। तो कई बार आ जाता है कि जो युद्धोत्तर आर्थिक विकास समिति बनी थी वो किसने बनवाई थी? तो वो भारतीय पूंजीपतियों ने बनवाई थी, ठीक है। अब एक करंट का क्वेश्चन है कि ये जन्म मृत्यु पंजीकरण एक्ट है हमारे यहाँ पे, कब आया था? 1969 में आया था। तो उसके अंतर्गत क्या है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण करवाना अब कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। और आपको 21 दिन में रिपोर्ट देनी होती है जन्म या मृत्यु होने पे, ठीक है। और इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि जन्म मृत्यु का ब्यौरा वहीं पे रखा जाना चाहिए, ठीक है। अगला है एक लॉटरी समिति बनी थी। लॉटरी समिति काफ़ी फेमस है ये। तो किसने बनाई थी ये समिति? ये समिति बनाई थी लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली के बारे में आप और क्या जानते हैं? पता होगा आपको कि सहायक संधि प्रथा इसी ने शुरू की थी भारत में अंग्रेजों की तरफ से, है ना। तो लॉटरी सिस्टम जो है वो लॉटरी समिति जो है ये क्यों बनाई थी लॉर्ड वेलेजली ने? इसने इसलिए बनाई थी कि कलकत्ता में सुधार के लिए इसने सार्वजनिक लॉटरी से धन जुटाने पे बल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में वैसे तो आपको पता है, लेकिन जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेहरू रिपोर्ट आई थी, कब आई थी? 15 अगस्त को आई थी ये 1928 में, ठीक है। और इसमें बात जो हुई थी वो ये थी कि भारत भाषाई प्रांतों और प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर संघ होना चाहिए। एक तो इसने भाषाई प्रांतों की बात को स्वीकार किया था और प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की थी, ठीक है। तो ये भाषा वाला क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि भाषा को जब हमारे यहाँ पे राज्यों का निर्माण हो रहा था तो भाषा के आधार पर राज्य निर्माण नहीं किया जा रहा था, क्योंकि भाषा को एकमात्र कारण भी नहीं बनाया था, बाद में हमने फजल अली आयोग बनाया था, है ना। तो उसके पहले ही, बहुत पहले नेहरू रिपोर्ट में भी भाषाई आधार पर प्रांत बनाने की बात हुई थी, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नेहरू रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांत बनाने का समर्थन किया गया था? तो बिल्कुल किया गया था। अगला, हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट जो हुए थे उनके बहुत सारे फेजेस थे, है ना। तो शुरू में ये क्या थे? शुरू में इन्होंने लेबर पार्टी का आयोजन किया था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी लेबर पार्टी का इन्होंने आयोजन किया था और इसमें थे, अब कुछ कम्युनिस्ट हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कई बार इनके नाम दे दिए जाते हैं और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये साम्यवादियों से रिलेटेड थे। और एक और बात इनके बारे में है कि मेरठ में जो षड्यंत्र केस हुआ था वो साम्यवादियों को लेकर ही था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए कौन कौन थे ये साम्यवादी जो है प्रारंभ में, जो शुरू में थे, मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत कुमार सरकार,
वह अन्य द्वारा बंगाल में 1925 में आयोजित किया गया था, कांग्रेस का लेबर पार्टी का आयोजन। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना, नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कई बार कुछ समाजवादी जैसी एक्टिविटी आपको मतलब कि लगे, कोई ऑप्शन वैसा लगे कि समाजवाद से रिलेट कर रहा है, तो वहाँ आपको इनमें से कोई नाम दिख जाए तो एक आइडिया लगाने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 1920 के दशक की बात करते हैं। तो इसमें क्या था, जो कम्युनिस्ट थे इन्होंने श्रमिक व कृषक दल के सहायक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, और इसमें कौन कौन थे, ऐसे ढांगे, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, सोहन सिंह जोश, तो इतने लोग मिल गए थे फिर, है ना। मतलब ये भी एक तरीके से कम्युनिस्ट ही थे, है ना। फिर आपको पता होगा एंकर निवेशक क्या होता है। एंकर निवेशक कई बार आपसे पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स का सवाल है तो ध्यान रखना है। कौन होते थे ये होते हैं आधार निवेशक या योग्य संस्थागत खरीदार। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आईपीओ के रूप में जनता के लिए उपलब्ध कराने से पहले ही जो निवेश कर देते हैं किसी कंपनी में या फर्म में, आईपीओ से पहले ही ये लोग निवेश कर देते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गए, विदेशी संस्थागत निवेशक हो गए, इनको हम एंकर निवेशक बोलते हैं। संस्थागत खरीदार होते हैं ये, है ना, योग्य संस्थागत खरीदार होते हैं, आधार निवेशक भी बोला जाता है इनको। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में। आपको ध्यान होना चाहिए 1905-6 के आसपास हमारे यहाँ पे क्या चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, और उसी टाइम पे हमने स्थापना की थी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। अब किसने की थी, तो अरविंद घोष थे, सतीश चंद्र मुखर्जी थे, और क्या किया था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906, अरविंद घोष और सतीश चंद्र मुखर्जी। मुखर्जी नगर में तो आप रहते ही हो, मुखर्जी नगर तो शिक्षा का केंद्र है, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का अगर नाम आता है तो आपको सतीश चंद्र मुखर्जी क्लिक करना चाहिए दिमाग में, और अरविंद घोष ये भी साथ में थे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। अगला है वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने एक पत्रिका निकाली थी, द इंडियन अनरेस्ट। आपको पता होना चाहिए वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भी कुछ कहा था। आपको कमेंट करके बताना है कि वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था। अगला है तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने एक पत्रिका निकाली थी, इसका नाम है फ्री हिंदुस्तान। तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नाम से एक पत्रिका निकाली थी, याद होना चाहिए। फ्री हिंदुस्तान किसने निकाली थी, तारकनाथ दास ने। ठीक है, नेक्स्ट। कई बार स्टेटमेंट आ जाता है कि पेरियार और वन्नियार कौन थे। परेयार और वन्नियार कहाँ थे, ये मद्रास में थे। आपको पता है ऐसे नाम साउथ में ही होते हैं, परेयार और वन्नियार। ये गरीब कामगार वर्ग हुआ करते थे, उनको बोलते थे परेयार और वन्नियार। ठीक है, नेक्स्ट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, ये कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है, और आपको ध्यान भी होना चाहिए कि कनिंघम सर्कुलर क्या था। कनिंघम सर्कुलर के बारे में पूछा जा सकता है। कनिंघम सर्कुलर क्या था कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे यहाँ पे चल रहा था, तो इसमें क्या हुआ था कि छात्र और अभिभावक दोनों को अंग्रेजों ने अच्छे व्यवहार के लिए विवश किया था। तो इसके विरोध में क्या हुआ था, जो असम था, असम में इसके विरुद्ध छात्रों ने आंदोलन कर दिया था। ठीक है, तो कनिंघम सर्कुलर आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था और छात्र और अभिभावकों से संबंधित था, है ना। तो ये थोड़ा आइडिया रखना इसका। फिर आता है अहरार आंदोलन। अहरार आंदोलन इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पता है बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो आज जान लीजिए। अहरार आंदोलन शुरुआत कब हुई थी, 1910 में। हमारे यहाँ पे इस टाइम पे कौन सा माहौल चल रहा था आपको पता है, 1909 का पार्लियामेंटो सुधार आ गया था, है ना।
उसके बाद में 1910 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई और 1909 के आंदोलन में आपको पता है मुस्लिमों को अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी कर दी थी, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एहरार आंदोलन में कौन कौन थे, एक दो तो मौलाना थे, मोहम्मद अली, जफ़र अली, अली बंधु थे, ठीक है। दो मौलाना थे, कौन कौन, मोहम्मद अली और जफ़र अली। हकीम अजमल खान भी थे, दो मौलाना हो गए, एक हकीम हो गया, हकीम अजमल खान। मजहर उल हक भी थे इसमें और हसन इमाम भी थे। एहरार आंदोलन के नेतृत्व करता हूँ मैं, नाम आए तो दो मौलाना, मोहम्मद अली, जफ़र अली। एक हकीम था, हकीम अजमल खान, और दो नाम और आपको याद रखने हैं, मजहर उल हक और हसन इमाम। इन्होंने क्या किया था, स्वशासन का समर्थन किया था। और एहरार आंदोलन जो है ये अलीगढ़ स्कूल तथा जमींदारों की वफादारी की राजनीति के विरुद्ध था। एहरार आंदोलन ने अलीगढ़ स्कूल का विरोध किया था और जमींदारों की वफादारी की राजनीति के विरुद्ध था। और सबसे इसकी एक अलग बात थी इस आंदोलन की, तो क्या ही बात करें, देखिए आप, कि जो सैयद अहमद खान थे उनके संगठनों के विरुद्ध इसने फतवा जारी कर दिया था। एहरार आंदोलन ने जो सैयद अहमद खान थे उनके संगठनों के विरुद्ध भी फतवा जारी कर दिया था। ये आपको पता है या नहीं है नहीं जानता, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको लगेगा एहरार आंदोलन है तो सैयद अहमद खान के संगठनों के विरुद्ध फतवा जारी क्यों करेगा, लेकिन फतवा जारी कर दिया था, है ना, ध्यान रखना है। आपको कब हुआ था ध्यान है, 1910 में हुआ था। कौन कौन थे, दो मौलाना थे, एक हकीम था। मौलाना कौन कौन थे, मोहम्मद अली और जफ़र अली, ठीक है। और एक हकीम था, हकीम अजमल खान हो गया, एक मजहर उल हक और हसन इमाम, आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। स्वशासन का समर्थन किया था इन्होंने, अलीगढ़ स्कूल के विरुद्ध थे ये, और जो जमींदार जो वफादार थे अंग्रेजों के लिए उनके भी विरुद्ध थे ये। अगला देवबंद स्कूल। देवबंद स्कूल ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्वागत किया था। बहुत अच्छी बात है कि देवबंद स्कूल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्वागत किया था। ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था देवबंद स्कूल ने, ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आ सकता है। अब बात करते अखिल भारतीय महिला परिषद। अखिल भारतीय महिला परिषद, आपने अखिल भारतीय बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन अखिल भारतीय महिला परिषद अगर आपने पढ़ रखी है वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी है तो आज जान लीजिए। ये मत सोचना आपकी ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। स्थापना 1927 मार्गरेट बहनों द्वारा, ठीक है। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था फर्ग्यूसन कॉलेज में। अब आपको ये बता देता हूँ मैं, फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ है, पुणे में है, ध्यान रखना है। फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ पे है, पुणे में है। पुणे में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का। और इसमें कौन कौन इसकी मतलब कि सहायक संस्थापक थी, मतलब 6 संस्थापक थी। मार्गरेट बहनें तो मैन थी, उसके अलावा कौन कौन थी देखिए, एक तो चिमनाबाई महिलाओं में प्रकाश लाने के लिए आई थी, है ना, जनजागृति के लिए महिलाओं के लिए। देखो एक सरोजनी नायडू आपको पता है उस टाइम पे एक अच्छी लीडर थी, 1927 के आसपास तो सरोजनी नायडू अच्छी लीडर बन गई थी, है ना। कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेडी दोराब डाटा। देखो सरोज भी कमल को बोलते हैं, सरोज किसको बोलते हैं, आई थिंक कमल को ही बोलते हैं सरोज, है ना। और कमला देवी, सरोज और कमला हो गई, ठीक है। चिमनाबाई आ गई प्रकाश के लिए, है ना। सांगली साहिबा थी, रानी थी ये, सांगली रानी साहिबा भी थी इसमें, और लेडी दोराब टाटा, ठीक है। तो अखिल भारतीय महिला परिषद, तो इसमें देखिए कौन कौन थे। स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, मार्गरेट बहनों के द्वारा की गई थी। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में हुआ था। और अखिल भारतीय जो ये महिला परिषद थी इसमें कौन कौन थी, चिमनाबाई थी, सांगली रानी साहिबा थी, सरोजनी नायडू हो गई, और सरोज के साथ उसका पर्यायवाची कौन सा, कमला देवी चट्टोपाध्याय हो गई, लेडी दोराब टाटा हो गई, ठीक। देखिए हिस्ट्री है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। अगली बात करते हैं ज्योतिबा फूले की। ज्योतिबा फूले आपको पता ही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है भारतीय इतिहास में। तो
इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और सत्य धर्म नाम से पुस्तक निकाली थी। गुलामगिरी भी इनकी पुस्तक थी। दो पुस्तक, एक तो सार्वजनिक सत्य धर्म, एक गुलामगिरी। तो सत्य धर्म और गुलामगिरी ध्यान रखना है, सत्य शोधक समाज ध्यान रखना है, ठीक है। 1827 से 90 तक थे, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि इस टाइम पे थे ये, है ना। हाँ, ज्योतिबा फूले के बारे में देखो, ऐसे आइडिया रखो आप कि ये 1890 में मतलब कि चल बसे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1900 के बाद का कोई भी काम आता है तो ज्योतिबा फूले ने नहीं किया था, ठीक है। और ब्रह्म समाज की जब स्थापना हुई थी 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी ना, तो उसके एक साल पहले इनका जन्म हुआ था, है ना। तो आपको इनका कालक्रम ऐसे आइडिया रह जाएगा हल्का हल्का, 1827 से लेकर के कब तक, 1890 तक, है ना। 1900 आया नहीं था और इधर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, इधर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, उसके एक साल पहले इनका जन्म हुआ था। और 1890 मतलब 1900 के 10 साल पहले ये चले गए थे, है ना। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बातें करने से हमारे दिमाग में ना बातें रह जाती है, हमें याद रह जाती है ये चीज़ें। इसलिए इस तरीके से बात करना मुझे कहीं ना कहीं सार्थक लगता है। अब आपसे कोई पूछे कि ज्योतिबा फूले का टाइम पीरियड, तो आपको याद आ जाएगा कि यार बताया था कि 1828 जब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी उसके एक साल पहले थे ये, और 1900 आने के 10 साल पहले ये चल बसे थे। तो इनका एक टाइम पीरियड आपके दिमाग में रह जाएगा, है ना। अगला है मारतंड का सूर्य मंदिर। अब मारतंड का सूर्य मंदिर आप सबको पता है कि मोडेरा में है। एक तो नहीं, सॉरी, मोडेरा में एक सूर्य मंदिर है, एक मारतंड का सूर्य मंदिर। मोडेरा गुजरात में है और मारतंड का कहाँ पर है, मारतंड का है आपका जम्मू कश्मीर में। अब बनाया किसने था, कारकोट वंश के राजाओं ने बनवाया था, आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन इसको नष्ट किया था सिकंदर बुत सिकंद ने, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको पता हो सकती है, लेकिन ये कि मारतंड के सूर्य मंदिर था, इसको किस मुस्लिम शासक ने नष्ट किया था, तो सिकंदर बुत सिकंद, इसने नष्ट किया था, ध्यान रखना। अगला, सूरत में फैक्ट्री की जो अनुमति का फरमान जहांगीर ने जारी किया था, ये कब किया था, 1613 में, है ना। सूरत में फैक्ट्री का फरमान जारी किसने किया था, जहांगीर ने किया था। कब किया था, 1613 में, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने हमें जिस चंगुल में फंसाया और इतने दिन तक हम गुलामी का शिकार रहे, तो ये अनुमति किसने दी थी, जहांगीर ने। कब दी थी, 1613 में दी थी उनको यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की अनुमति। संथाल, संथाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए आप, संथाल कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, आपको मैं बता देता हूँ। नील आपने क्या देखा, नील हुआ था 1857 की क्रांति के बाद में, और 1857 की क्रांति के जस्ट पहले हुआ था संथाल, ठीक है। संथाल कहाँ हुआ था, भागलपुर से राजमहल वाले एरिया में। इस क्षेत्र को बोला जाता था दामन एक कोह। तो दामन एक कोह क्षेत्र कहाँ था, इधर भागलपुर से राजमहल की तरफ, ठीक है। संथाल का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कान्हू ने। और क्या हुआ था, यहाँ पे बड़ी संख्या में गैर आदिवासी व निर्धन दिकू से इस आंदोलन में मदद मिली थी। और संथाल में क्या हुआ था, जो लोग थे यहाँ के, इन्होंने, जो महाजन थे, महाजन कौन होते हैं आप जानते हैं, जानते ही होंगे, इसको तो क्या ही बताना है। और यहाँ पे जो महाजन थे, जमींदार थे, पुलिस थे, उन पर हमले किए थे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। कौन सा एरिया था, भागलपुर से राजमहल। नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कान्हू ने। आपसे इसके नेतृत्वकर्ता के नाम पूछे जा सकते हैं, बाकी चीज़ें तो नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो ये इस तरीके के आंदोलन हुए हैं वो जमींदारों के विरुद्ध ही हुए हैं, या फिर कर बढ़ाने को लेकर के हुए थे, कर के विरुद्ध में, है ना। तो ध्यान रखना है। संताल 1857 के पहले यानी 1855 में। नील विद्रोह 1859 के आसपास, है ना। और अभी तक हम कौन सा आंदोलन पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना अभी तक तो, और कोई आएगा आगे तो आपको बता दिया जाएगा। अहरार आंदोलन पढ़े थे। अहरार आंदोलन कब पढ़े थे हम, 1910 में, पार्लियामेंट सुधार के जस्ट बाद में, है ना। तो आपको मैं क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बोलने से याद रह जाती है चीज़ें। थोड़ा टाइम, अब लोग कहेंगे डेट नहीं पूछते हैं यूपीएससी में, लेकिन डेट तो नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो आपको चीज़ों को ऐसे लिंक करने में, एलिमिनेट करने में बहुत मदद होती है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। अगला है कृष्णदास मूल जी।
कृष्णदास मूल जी ने गुजराती में एक पत्रिका निकाली थी, सत्य प्रकाश, 1952 में, ठीक है। कृष्णदास मूल जी 1952, गुजराती में सत्य प्रकाश, ओके। अब एक करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन पहला कब हुआ था? 2018 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। और सेकंड डेनमार्क की मेज़बानी में हुआ है और हरित रणनीति पर सहमति बन गई है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि भारत नॉर्डिक जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसी प्रकार अमेरिका का जो शिखर सम्मेलन है नॉर्डिक देशों के साथ में, तो यूएसए ऐसा एकमात्र देश है जिसके साथ नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होता है। भारत भी है अब तो, लेकिन यूएसए एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होता है। ध्यान रखना आप लोग, है ना। और अब भारत के साथ होने लगा है। हरित रणनीति पर हमारी नॉर्डिक देशों के साथ में सहमति बनी है, ठीक है। डेनमार्क की मेज़बानी में हुआ था। एक बुक है, बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा, लेकिन मुझे लगा बताना चाहिए, द फिलोसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा ने लिखी थी ये, फिलोसॉफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा। अब बात करते हैं हम लोग गुरुवायूर आंदोलन की। गुरुवायूर आंदोलन 1931, गुरुवायूर कब थी? 1931 में। और मंदिर प्रवेश को लेकर के सत्याग्रह था ये। नेतृत्व किसने किया था इसका? के लप्पन द्वारा। और दो लोग और थे साथ में, पी कृष्णा पिल्लई और के गोपालन, ठीक है। तो कृष्णा थे, गोपाल थे, के लप्पन थे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि गुरुवायूर जो था उसमें कृष्णा हो गया, गोपाल हो गया और के लप्पन हो गया, है ना। सभी कांग्रेस की जो समिति थी उनको गैरकानूनी घोषित कर दिया था इसने। और कवि सुब्रमण्यम तिरुमम्बू, कवि सुब्रमण्यम तिरुमम्बू के नेतृत्व में 16 स्वयंसेवक, कितने? 16 स्वयंसेवकों का एक जत्था था। इसने 21 अक्टूबर को कन्नूर से गुरुवायूर यात्रा, कहाँ से कहाँ तक? कन्नूर से गुरुवायूर तक यात्रा की थी। और ये जो स्वयंसेवक थे, कितने? 16, क्या कहलाए? सिंगिंग स्वार्ड ऑफ केरला कहलाए, सिंगिंग स्वार्ड ऑफ केरला। तो कौन थे ये कन्नूर से गुरुवायूर तक इन्होंने यात्रा की थी, 16 स्वयंसेवकों ने। इसका नेतृत्व किसने किया था? तिरुमम्बू ने, सुब्रमण्यम तिरुमम्बू ने, कभी सुब्रमण्यम तिरुमम्बू, ध्यान रखना आप, है ना। और स्वयंसेवकों में हरिजन से नम्बूद्री सम्मिलित थे, मतलब सब सम्मिलित थे। हरिजन निम्न वर्ग के लोग होते थे, नम्बूद्री उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हुआ करते थे, तो ये भी शामिल हुए थे, है ना। तो इसमें सब लोग शामिल थे लगभग ऊपर से नीचे तक। और मंदिर प्रवेश को लेकर था ये, नेतृत्व किया था के लप्पन ने। अगला है साधारण ब्रह्म समाज, है ना, साधारण ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1878 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। और अगर उसमें उसके 50 साल बाद हम देखें तो साधारण ब्रह्म समाज आ गया था, है ना। तो डेट भी आपको याद हो जाएगी कि जब ब्रह्म समाज बना था उसके 50 साल बाद साधारण ब्रह्म समाज बना था। और साधारण ब्रह्म समाज किसने बनाया था? नाम साधारण है, लेकिन इसमें बनाने वाले लोग साधारण बिल्कुल नहीं थे, वो असाधारण थे। उसमें नाम देखिए आप, एक तो शिवचंद्र, शिव जी का नाम है, मोहन हो गया आपका, और एक उमेश हो गया, आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र और उमेश चंद्र, ठीक है। तो साधारण ब्रह्म समाज था, लेकिन साधारण नहीं था, इसमें लोग बड़े विशिष्ट थे इसको बनाने वाले। एक तो आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव, एक उमेश चंद्र, है ना, चंद्र लगा हुआ है, मोहन बोस, ठीक है। और इसमें है कोई शास्त्र अचूक नहीं है। इन्होंने कहा कि जो भी शास्त्र है उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर है, कोई भी अचूक शास्त्र नहीं है। और इन्होंने एक परमात्मा और एक ईश्वर में विश्वास की बात कही, ठीक है। तो साधारण ब्रह्म समाज याद रह जाएगा।
आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि साधारण ब्रह्म समाज, तो आपके मुंह से फटाफट निकलना चाहिए कि ब्रह्म समाज बना था 1828 में, उसके 50 साल बाद साधारण ब्रह्म समाज आ गया था। और साधारण ब्रह्म समाज जो था, इसकी स्थापना करने वाले लोग बिल्कुल साधारण नहीं थे। एक तो शिव, एक आनंद मोहन और एक उमेश चंद्र, ये थे। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। अगला आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, आपको पता ही है कौन थे ये। 1509 से 1575 तक थे। ठीक है, 1509 से 1575 तक थे। और इन्होंने क्या किया था, बीजापुर का जो सुल्तान था उससे गोवा का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, अल्फांसो ने। किसको फंसा लिया था, बीजापुर के सुल्तान को। ठीक है, अल्फांसो ने फंसा लिया बीजापुर के सुल्तान को, है ना। तो आप डायरेक्ट भी याद कर लेना इसको, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बीजापुर सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण कर लिया और सती प्रथा उन्मूलन कर दिया इन्होंने ना, सती प्रथा का उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दो बातें ध्यान रखनी है अल्फांसो की कि बीजापुर का जो सुल्तान था उससे गोवा ले लिया था इसने, है ना। तो बीजापुर के सुल्तान को फंसा के उससे गोवा ले लिया था और सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। मैकोलिन कन्वेंशन करंट का क्वेश्चन है ये, जो आपकी मैच फिक्सिंग वगैरह का जो सीन होता है उसके रोकथाम के लिए था, है ना। अगला वीरता पुरस्कारों के बारे में बता देता हूँ आपको। हमारे यहाँ पे 3 मेनली वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो अशोक चक्र होता है, उसके बाद में कीर्ति और फिर शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये जो शौर्य चक्र है तीसरे नंबर का, ये पहले अशोक चक्र की ही तीसरी श्रेणी थी, है ना। 1952 में ये जो है अशोक चक्र की तीसरी श्रेणी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1967 में इसका नेम चेंज कर दिया। अशोक चक्र की जो तीसरी श्रेणी थी उसी का नाम शौर्य चक्र कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है वीरता पुरस्कार 3 है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सबसे लास्ट में आता है हमारा शौर्य चक्र। शौर्य चक्र जो था 1952 में अशोक चक्र की 3rd श्रेणी था, लेकिन 1967 में अशोक चक्र की जो तीसरी श्रेणी था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, शौर्य चक्र। तब से शौर्य चक्र हो रहा है। ठीक है, आत्मसम्मान की बात करते हैं। आत्मसम्मान ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि जिसने अपना आत्मसम्मान गवा दिया, मान लो उसने बहुत कुछ चीज़ें गवा दी, है ना, तो आत्मसम्मान जीवन में बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, तो आत्मसम्मान जो आंदोलन था कहाँ पे हुआ था, ये तमिलनाडु में हुआ था। और आपको पता ही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तो आप जानते ही है ना। आत्मसम्मान, मर्यादा, कितना त्याग किया था राम भगवान ने। हाँ, खैर कोई ना, देखते आगे। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान जो था इसका नेतृत्व किया था ईवी रामास्वामी नायकर, एक व्यक्ति थे। इन्होंने, ईवी रामास्वामी नायकर, गैर ब्राह्मणों द्वारा अपने अधिकारों के लिए ये शुरू किया था और इसका नेतृत्व किया था रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर। अगला हम बात करते हैं नारायण गुरु। नारायण गुरु का एक बहुत ही फेमस नारा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये अक्सर आ जाता है कि ये नारा किसने दिया था। क्या था, इन्होंने कहा था कि एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर में भरोसा करना चाहिए। और फिर इन्हीं के शिष्य हुए थे सहोदरन अयप्पन। इन्होंने कहा था कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं, ये इनके शिष्य का नारा था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगला हम बात करते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता के पचबज के पास, है ना। और इससे रिलेटेड एक समिति है शोर समिति, ये भी आपको ध्यान रखना है। शोर समिति के सही सदस्य अक्सर नहीं पूछे जाते, यही पूछा जाता है कि शोर समिति कब बनाई गई थी, तो समझ जाना कामागाट मारू के बाद में बनाई गई थी, है ना। तो इसमें हुसैन रहीम थे, सोहनलाल पाठक थे, बलवंत सिंह थे। और कब हुआ था ये प्रकरण, 1914 में हुआ था। आपको पता ही है, जहाज़ था जिसको यहाँ आने पे मना कर दिया था कोलकाता में, और
उनके ऊपर गोलियां बरसा दी थी, है ना। ये आप सबको पता है। कामागाटुवारा कोलकाता के पास बजबज में है। 1914 में हुआ था। शोर समिति बनाई गई थी बाद में, और उसमें हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह ये शोर समिति में सदस्य थे। ठीक है, अगला कोलकाता अधिवेशन। शोर समिति के सदस्य मुझे लगता है आपको याद नहीं हुए, एक बार आप देख सकते हो उसको। एक तो कौन कौन थे आप बता सकते हैं मेरे को? बलवंत सिंह हो गए, सोहनलाल पाठक हो गए, और हुसैन रहीम हो गए। सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह, हुसैन रहीम। देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि इनके नाम याद रखना जरूरी है, लेकिन अगर याद हो जाते हैं तो याद करने में क्या दिक्कत है। 1 मिनट और सही। बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक और हुसैन रहीम। नहीं हुआ याद? चलो फिर से याद कर लेते हैं। क्या बनाई गई थी? शोर समिति बनाई गई थी कामागाटा मारू प्रकरण के बाद में। तो कौन कौन सदस्य थे? हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक, हुसैन रहीम। कलकत्ता अधिवेशन बनारस हुआ था पहले 1905 में। किसने की थी अध्यक्षता? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ध्यान रहेगा बनारस वाला। किसने की थी अध्यक्षता? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था। दादा भाई नारोजी को अध्यक्ष बनाया गया था इसमें, क्योंकि इस टाइम पे नरम दल और गरम दल के बीच में काफ़ी तकरार चल रही थी, और दादा भाई नारोजी को बनाने से विभाजन से बच गया था इस बार, है ना। कांग्रेस विभाजन से बच गया था। बाद में आपको पता ही, सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें विभाजन हो गया था। तो दादा भाई नारोजी कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1906 में, और इसमें 4 समझौते पारित किए गए थे। ठीक है, तो छक्के चौके किस में लगे थे? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में ना। 1906 मतलब सिक्सर, और 4 रन, 4 मतलब 4 सिद्धांत आए थे इसमें ना। 4 समझौते पारित किए गए थे। कौन कौन से आपको पता है? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। स्वशासन, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, ये 4 समझौते पारित किए गए थे। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में, क्योंकि छक्के चौके इसी में लगे थे ना। 1906 और 4 सिद्धांत आए थे। 1906 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नारोजी, है ना। अगला कुछ पत्रिकाएं हैं हमारे सामने, ये ध्यान रखिए आप। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने हितवाद निकाला था। गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने हितेच्छु निकाला था, हितेच्छु। और सुधारक गोपाल गणेश आगरकर ने। गोपाल गणेश आगरकर सुधारक। हम चाहते हैं कि हमारे काम में कोई विघ्न पैदा ना हो, है ना। मतलब बढ़िया सुधार से सारा काम हो जाए, तो हम क्या करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं, विघ्न हरण, है। गणेश जी तो शुरू में गणेश जी की आरती होती है ना, ताकि हमारा काम सही से हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो सुधारक कौन थे? गोपाल गणेश आगरकर। मैं लाइन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे बोलने से क्या होता है ना, चीज़ें याद रह जाती है ना। हितेच्छु, हितेच्छु किसने निकाला था? गोपाल हरि देशमुख ने। हितेच्छु, हरि तो मेरा नाम है, सबका हित चाहते हैं हम, तो हितेच्छु हो गए। तो हितेच्छु किसने निकाला था? गोपाल हरि देशमुख। और सुधार कौन चाहते हैं? सुधार गोपाल गणेश आगरकर, और ये है गोपाल हरि देशमुख। हरि हमारा नाम आ रहा है, मतलब हितेच्छु। और हितवाद ये किसका था? ये गोपाल कृष्ण गोखले का था। तो देखिए, हितवाद और हितेच्छु दोनों में गोपाल आ रहा है। और सुधारक हो गया आपका गोपाल गणेश आगरकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा काम सही हो, इसलिए सबसे पहले गणेश जी का हम लोग क्या करते हैं? गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है ना देवताओं में, क्योंकि सारा काम सही से हो जाए, सुधार के साथ हो जाए। तो आप ध्यान रख सकते हैं ना। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्रिक मैंने आपको बताया था। हालांकि आपको ऐसे याद नहीं करना है, लेकिन अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो क्या बुराई है, अच्छी बात है ना। अगला
सुरेंद्रनाथ बनर्जी व बंगाल के कई नेता किसमें शामिल नहीं हुए थे? कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन था उसमें शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, उसमें शामिल नहीं हुए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बंगाल के कई नेता। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि इस टाइम पे कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यस्त थे ये लोग। कलकत्ता में सेकंड राष्ट्रीय सम्मेलन में ये लोग बिजी थे। ठीक है, अगला है 1890 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का छठवां अधिवेशन था, कौन से नंबर का था? छठवें नंबर का। कब था? 1890 में। 1890 में और क्या हुआ था आपको पता है? ज्योतिबा फुले इस टाइम पे चले गए थे। ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था? 1827 में हुआ था। मैं आपको ये क्यों याद करवा रहा हूँ? क्योंकि एक टाइम पीरियड याद रहता है ना, तो ठीक रहता है ना। 1890। कादम्बिनी गांगुली कौन थी? ये कलकत्ता में भारत की पहली स्नातक है, आपने नाम सुना होगा। तो इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे संबोधित किया था अधिवेशन को, है ना। तो कादम्बिनी गांगुली 1890 में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। कौन से नंबर का था? छठे नंबर का। अगला है दादा भाई नारोजी जो थे, इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1866 में, एक तो 1866 में, एक 50 साल बाद 1906 में। तो 50 मतलब 50 साल बाद भी दादा भाई नारोजी अध्यक्ष बन रहे हैं ना। और बीच में एक 1893 में 1893। तो ध्यान रखना है, दादा भाई नारोजी 3 बार बने। 1906 सबको पता है, कोलकाता अधिवेशन था। उसके 50 साल पहले भी ये बन चुके थे, 1866। और एक बार 1800 सॉरी ये 1866 नहीं है, क्योंकि 1866 में अगर आप देखोगे वो 50 साल वाला, आप यहाँ पे थोड़ा सा भूल जाना बाय मिस्टेक। मेरे से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए। दादा भाई नारोजी जो है कब बने थे? 1906 में बने थे, 1893 में बने थे। और ये 1866 लिखा हुआ है ना, ये 66 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही नहीं हुई थी इस टाइम पे। तो ये 86 होना चाहिए, है ना। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, मैं भी एक बार चेक कर लूँगा, है ना। तो दादा भाई नारोजी 1886, 1893 और 1906 3 बार बने थे, है ना। तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला है चटगांव समूह। तो चटगांव समूह आपको पता है क्रांतिकारी समूह था। तो इसमें कौन कौन थे देखिए, इसमें सूर्यसेन का नाम आता है, ये तो मेन लीडर थे चटगांव समूह के। उसके अलावा अनंत सिंह हैं, गणेश घोष, लोकनाथ बल, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, ये क्रांतिकारी लड़कियां थी और ये भी क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने एक समूह बना लिया था, चटगांव समूह। तो आपको बस मोटा मोटा ध्यान रखना है, सारे नाम याद नहीं करने हैं, बस आइडिया रहे कि हाँ ये चटगांव समूह में से संबंध रखते थे, क्योंकि क्रांतिकारी थे सबके सब। अगला करंट का क्वेश्चन है, INS सूरत 15B और INS उदयगिरी 17A, ये क्या है? फ्रीगेट जहाज है, नौसेना में शामिल किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है INS 15B, सूरत 15B और उदयगिरी 17A क्या है। तो ये फ्रीगेट जहाज है, इनके बारे में डिटेल से आप साइंस एंड टेक के अंदर पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मॉडर्न हिस्ट्री के, ये मैंने आपको सोल्व करवाया है। ये वो है जो विभिन्न टेस्ट सीरीज़ के अंदर आए हैं, और उसमें से मुझे लगा कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी तरीके की आगे भी अगर आपको पसंद आती है तो क्लासें आती रहेगी। धन्यवाद।